हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं वीरपाल वर्मा और आप मेरे साथ आज देख रहे हैं शायद ये 5वीं क्लास है, जिसमें हम देख रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट था हमारा फिजिक्स। और हमारी फर्स्ट यूनिट इसमें चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था वो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और बाकी के जो 3 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने अपने सिलेबस को आगे बढ़ाया था। और आज जो लेक्चर है इसमें हमने जो कल किया था उसको रिवाइज करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे साथ बीएससी फिजिक्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स यहाँ पे सिलेबस चल रहा है और जिसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हुई है वेक्टर अलजेब्रा। और जो यहाँ पर पेपर चल रहा है पार्ट ए मैथमेटिकल फिजिक्स, इसमें हम देख रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब हमने जो बात की थी कल वाले लेक्चर में उस पर आते हैं। यहाँ से कल हमने देखा था कंपोनेंट वेक्टर कि कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है। तो मैंने बताया था कंपोनेंट वेक्टर में क्या करते हैं, किसी भी जो भी हमारा वेक्टर है वो अगर हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, यानी इंक्लाइंड है, झुका हुआ है किसी भी एंगल पर, तब उसकी करेक्ट लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट वेक्टर को यूज करते हैं। जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये है पी क्यू, और यहाँ पर वेक्टर को नाम दे देते हैं पी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ से लंब डाला था और एक मान लीजिए बड़ा सा वेक्टर था जिसके अनुदिश हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं मान लीजिए ए बी, ठीक है। तब क्या किया मैंने कि इससे इस पर लंब डाला, लंब डालने से क्या हुआ, यहाँ से ये जो दूरी हो गई है ये इस वेक्टर ए के बराबर हो जाएगी। और इससे हम नीचे वाली रेखा पर अगर लंब डाल दें तो यहाँ से ए वाली दूरी और ए वाली दूरी दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर, दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। अब ए वाला हमें पता है, ए वाला पता है, हमारे पास क्या है, एक तो ये वाला कार्ड है, दूसरा ये वाला बेस है जिसको आधार बोलें। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, लेंथ तो हमें पता है वेक्टर ए की, मैग्नीट्यूड निकालेंगे ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कुछ डायरेक्शन भी बता रहा है क्योंकि थीटा एंगल पर रखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसमें टिग्नोमेट्री फंक्शन लगाएंगे कॉस थीटा वाला। उससे क्या करेंगे हम, कॉस थीटा बराबर अगर लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर तो क्या मिलेगा, आधार बटे में कार्ड होता है, कार्ड की वैल्यू ये, मान लीजिए इसको नाम, दोनों सेम हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कल वाला उसी के अनुसार कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था ए, इसको दिया था सी, इसको बी, और इसको क्या दिया था, ए डैश और बी डैश। और ये जो हमारा वेक्टर था पी क्यू, पूरी एक रेखा थी, पूरा वेक्टर था, जिसको अब हमने क्या किया, यहाँ से लंब डाल दी। तो यहाँ से जो ए बी रेखा है ये वाली, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये पॉइंट ए पर काट रहा है, बी पर काट रहा है, तो ये ए डैश और बी डैश के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें आधार मिल जाएगा ए बी, आधार ए बी बराबर कितना मिल जाएगा, कार्ड इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए सी इंटू कॉस थीटा। ए सी कितना है, वेक्टर ए, क्योंकि यहाँ पर ए सी क्या मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए केवल कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो जब ए बी बराबर ए कॉस थीटा है तो ए डैश और बी डैश भी कॉस थीटा होगा, ए डैश और बी डैश भी कॉस थीटा होगा। तो ये क्या था, हमारा एक वेक्टर था, ये क्या था, हमारा एक प्रोजेक्शन वेक्टर, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। इंक्लाइन प्लेन पर जब होता है तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। तो ये हो गया ए कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगी, ए डैश बी डैश के। और चूंकि ये किसके अलांग है, पी क्यू के अलांग, पी क्यू के अनुदिश ये है हमारा वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, इसके अनुदिश भी हम इसको निकाल सकते हैं, तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करनी पड़ी जो हम आगे चल करके देखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, नेक्स्ट हमने बात की थी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो इसमें हमने बात की थी कि एक 3D वाला फिगर होता है,
चित्र होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन कंपोनेंट, क्योंकि 3D है तो इसके लिए हमें 3D वाली पिक्चर ही बनानी पड़ती है, तो इसके लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम को दिखाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जब 3D इमेज बनाई इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से वो जो हमारा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, उसकी स्थिति निकालते हैं कि वो एक्स वाई जो प्लेन है उससे कितनी ऊंचाई पर है, एक्स वाई प्लेन से कितनी ऊंचाई पर है, फिर एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, और जेड अक्ष से कितनी दूरी पर है, वो सब हम यहाँ पे निकालते थे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक एक्सिस ये हो गई वाई, ये हो गई जेड, इसको मान लिया था एक्स। उसके बाद एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे माना था हमने पी। फिर क्या किया था, ये एक्स वाई प्लेन बन रहा है, ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन बन रहा है, ये वाला, इस पर हमने एक लंब डाला था, ऐसे करके लंब डालेंगे तो मान लिया लंब पड़ रहा है ऐसे, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इससे एक्स एक्सिस पर भी लंब डालना है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर भी लंब डालना है। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट से ऊपर पड़ जाएगा, नीचे वाले से नीचे, तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला मान लीजिए यहीं पे आएगा ऐसे, तो ये ऐसे ये हो गया। उसके बाद वाई एक्सिस पर भी लंब डालेंगे, वाई एक्सिस पर भी डालेंगे जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ, तो ऐसे इससे पहले तो जाएगा इधर ऐसे, एक लंब पड़ा जेड एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ से जेड एक्सिस पर, उसके बाद नीचे वाले पार्ट से पड़ेगा ऐसे वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट से भी पड़ेगा ऐसे जेड एक्सिस पर। ठीक है, ये वाले पॉइंट को हमने माना था एस, इसको क्या माना आर, इसको क्या माना क्यू, और ये वाला पॉइंट वो था ये टी था। ठीक है, टी। अब हमने क्या किया, हमने दूरियों को कैलकुलेट किया था कि हमने मान लिया कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो वाई एक्सिस पर वाई दूरी चल रहा है, जेड एक्सिस पर जेड दूरी चल रहा है, और एक्स एक्सिस पर एक्स दूरी चल रहा है। कि एक्स पर एक्स दूरी चलेगा, वाई पर वाई दूरी चलेगा, जेड पर जेड दूरी चलेगा, क्योंकि ये वाली पार्ट जो है और ये वाले दोनों आपस में बराबर हैं। ऐसे अगर इसको मिला दें तब आपको दिख जाएगा ये दोनों पार्ट कैसे हैं, बराबर। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, और उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की है। तो ये वाला पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ टी के, और ये वाली दूरी जितनी है ओ एस, वही दूरी यहाँ पर भी बन जाएगी आर क्यू, यानी कि आर क्यू बराबर वो एस, ये वाली दूरी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने माना था कि यूनिट वेक्टर क्यों माना था, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, वो डायरेक्शन को बताता है। तो हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इसको आई कैप, ये जे कैप, और इधर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा जेड एक्सिस के लिए। यही तो हम जानते हैं, यही हमने पढ़ा है। अब हमने क्या कहा, इसमें करना क्या है, तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर हमारा ओपी, पोजीशन वेक्टर ओपी, ये किसके बराबर होगा, तो भाई ये एक्स एक्सिस पर भी चल रहा है, वाई एक्सिस पर भी चल रहा है, जेड एक्सिस पर भी चल रहा है, और एक्स वाई प्लेन पर भी है। एक्स वाई प्लेन पर कितना है, पी क्यू, एक्स वाई प्लेन पर कितना है, पी क्यू, प्लस एक्स एक्सिस पर कितना है, ओ आर, एक्स एक्सिस पर ओ आर है। उसके बाद वाई एक्सिस पर कितना है, आर क्यू, वाई एक्सिस पर आर क्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वो जेड एक्सिस पर कितना है, एक्स एक्सिस पर कितना है, और एक्स वाई प्लेन में कितना है, यानी वाई एक्सिस पर कितना है। तो हमने देखा ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन पर जितना है उतना ही जेड एक्सिस पर भी होगा, क्योंकि ये ऊंचाई बता रहा है प्लेन से, तो जितना एक्स वाई प्लेन पर है उतना ही जेड पर भी होगा, जेड एक्सिस पर भी उतना ही होगा। इसीलिए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में कैसी होंगी, बराबर, यानी पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, टी क्यू के। ये क्यू पॉइंट है, तो यहाँ से पी क्यू वो टी के बराबर हो जाएगा, और आर क्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओ एस। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट जो ओपी है इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर आर से, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर आर से। तो ये आर जो होगा वो किसके, इसकी जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी लंबाई इस ओ आर प्लस ओ आर क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर इतनी ही दूरी चला है। उसके बाद वाई एक्सिस पर कितना चला है, आर क्यू चला है, ये वाली दूरी वही हमने यहाँ पे ली, प्लस एक्स वाई प्लेन यानी जेड एक्सिस पर कितना चला है, पी क्यू दूरी।
तो ये वाला जो इसकी लेंथ है ये इन तीनों पॉइंट्स के बराबर है, इतना हमने निकाल लिया। और क्या करेंगे इसमें, अगर अब हम इसमें ये वाले पॉइंट डाल देते हैं मेन वाले, तो OP बराबर कितना हो जाएगा, PQ। PQ किसके बराबर हो जाएगा, OT के प्लस QR, यहाँ पर OR है तो OR तो OR ही रहेगा, प्लस RQ किसके बराबर हो जाएगा, OS के बराबर हो जाएगा। अब इनकी दूरियों को पुट कर देते हैं, दूरियां रख देते हैं। OT कितना है Z, प्लस OR कितना है X, प्लस OS कितना है Y। तो ये OP बराबर कितना हो गया, X प्लस Y प्लस का Z। अब इनके अगर यूनिट वेक्टर लगा दें, विद यूनिट वेक्टर लिख दें, तो OP बराबर कितना हो जाएगा, X I कैप प्लस का Y J कैप प्लस का Z K कैप। ये बन जाएगा हमारा PQ। ये क्या निकला है, PQ का पोजीशन वेक्टर निकल आया, ये वाला PQ का पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमने इसके मैग्नीट्यूड भी निकाले थे, और उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, ये वाला, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो हमने इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया था। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, एक हमारा ORP और दूसरा क्या था, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, ये क्या हो जाएगा लंब, ये आधार, ये कर्व, ये के वाला बन रहा है RQP। RQP। अब इसमें दोनों में अगर पाइथागोरस लगा देते हैं, अगर दोनों में पाइथागोरस लगा देते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो RP का स्क्वायर होगा वो RQ के स्क्वायर प्लस QP के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर क्या कहेगी पाइथागोरस प्रमेय कि जो OP का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, वो R के स्क्वायर के प्लस के RP के स्क्वायर के। अब हम क्या करें, RP स्क्वायर की तो वैल्यू हमें पता है कितनी है, RQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख देते हैं इस वाले RPQ। तब कितना मिलेगा हमें, तब मिलेगा OP स्क्वायर बराबर OR की तो वैल्यू हमें पता नहीं कितनी पीछे मानी थी, X थी, X दूरी चला था OR पर, ये वाली X दूरी है, तो ये हो जाएगा X का स्क्वायर प्लस RP की जगह पे रखेंगे RQ स्क्वायर प्लस का QP स्क्वायर। अब X स्क्वायर हो गया प्लस RQ कितनी दूरी चला था Y, RQ किसके बराबर था, OS के, और OS पर कितनी दूरी चला था Y, तो ये कितना हो जाएगा Y स्क्वायर प्लस QP बोला था ना किसके बराबर है, OT के बराबर है, OT कितनी दूरी चला था Z, तो ये कितना हो जाएगा Z स्क्वायर। हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो OP कितना हो जाएगा रूट X स्क्वायर प्लस का Y स्क्वायर प्लस का Z स्क्वायर। ठीक है, और इससे पहले मैंने कई बार बताया है वेक्टर OP का जो मान दिया था XI स्क्वायर प्लस का YJ प्लस का Z K कैप, इसका अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकालें, जिसमें बताया था ना केवल जो है कोई एक वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो IJ K कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट की स्क्वायर करके उनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता था, यूनिट वेक्टर रूट X स्क्वायर प्लस का Y स्क्वायर प्लस का Z स्क्वायर, ये होता था। तो ये तो बात होगी हमारे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसको हम पढ़ चुके हैं लेकिन अब 3D में देख लेते हैं 3D में क्या होता है। सबसे पहले तीनों एक्सिस वाला एक चित्र बनाना है हमें। सबसे पहले एक एक्सिस मान लीजिए ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इसको नाम दे देते हैं Y Z और ये X। ये मान लीजिए कोई पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है OP वेक्टर R पोजीशन वेक्टर। तो इसकी बात की थी, ये बिल्कुल अभी जो पीछे हमने किया है कार्टेशियन सिस्टम वही वाला यहाँ पर, बस हमने अब यहाँ पर रख दिया है। आपकी हमने कहाँ पर किया है, Z और Y प्लेन पर किया है। तो इसका जो OP का मान है, मान उतना ही आना है। इसका जो हमने वेक्टर निकाला है पोजीशन वेक्टर वो उतना ही आएगा। वेक्टर R इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर R इक्वल टू X I कैप प्लस का Y J कैप प्लस का Z K कैप।
वो इतना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ओ आर है वो क्या बताना चाह रहा है, ये कैसा चित्र है, 3D चित्र। ठीक है, 3D चित्र। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई वेक्टर, कोई सदिश एक्स वाई तथा जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स वाई तथा जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है, अर्थात वो कितना चला है तीनों एक्सिस पर, अर्थात तीनों अक्षों पर कितना चला है। तो उन तीनों अक्षों पर चली है, तीनों अक्षों पर चली गई दूरियों को यूनिट वेक्टर के साथ जोड़ने पर हमें स्थिति सदिश ज्ञात हो जाता है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, पोजीशन वेक्टर में हम यही देखते हैं कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो तीनों एक्सिस से कितनी दूरियां चला है, एक्स एक्सिस पर एक्स दूरी चला है, वाई पर वाई दूरी चला है और जेड पर जेड दूरी चला है। तो यहाँ पर जो ओपी यानी कि हमारा पोजीशन वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, इन तीनों एक्सिस पर चली गई दूरियों को उनके यूनिट वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी बताना, तो उनकी दिशा के साथ अगर उनको जोड़ देते हैं तो वो क्या मिल जाता है, ये पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के। और मैग्नीट्यूड बताया कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है निकाल। और यूनिट वेक्टर भी बता चुके हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, अगर इसको ये कैप कह देते हैं सिंपली, तो ये क्या होता है, ऊपर सदिश लिखा जाता है, नीचे सदिश का परिमाण होता है उसका। ठीक है, ये फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर को निकालने का। तो इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, विस्थापन सदिश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश। इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोई जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, वाई और जेड। कोई वेक्टर यहाँ पर था, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, कोई वेक्टर यहाँ पर है, अब कुछ समय के बाद वो मान लीजिए यहाँ पर चला गया, तो यहाँ से अब इतना हो जाएगा ये वेक्टर, ये पॉइंट ओ दे दिया, इसको नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, यानी कि पहले जो वेक्टर था हमारा यहाँ पर, यहाँ से विस्थापित होकर के, यहाँ से डिस्प्लेस्ड होकर के वो अब आगे क्यू पर। तो हमें इस वेक्टर में क्या निकालना होता है, इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी पड़ती हैं। पी और क्यू वेक्टर के बीच अंतर कितना है, उस अंतर को निकालना पड़ता है हमें। अब वही अंतर किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। तो अभी जैसा कि हमने निकाला, ये जो वेक्टर है ओपी, वेक्टर ओपी, इसके अगर सदिश माने, क्योंकि अब यहाँ पर 2 पॉइंट लेना है तो हम 1 करके और 2 करके ले लेते हैं, एक्स वाले को x1 y1 z1 और उधर ऊपर वाले को x2 y2 z2। ठीक है, x1 y1 z1 और इधर x2
y2 और z2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या होता था, इन दोनों घटा देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ओपी है, इसका मान कितना हो जाएगा, x1 i कैप y1 j कैप प्लस का z1 k कैप। और दूसरा वो कितना हो गया, ओ क्यू वेक्टर हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, x2 i कैप प्लस का y2 j कैप प्लस का z2 k कैप। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि अगर हम इसको लिख देते हैं r1 और इसको लिख देते हैं r2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, r2 में से r1 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर होता है अंतर, जो भी पॉइंट बड़ा होता है तो बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर r निकलेगा, डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस निकलेगा इसको बोलेंगे वेक्टर r। और ये r कैसे निकलेगा, ये निकलेगा वेक्टर r2 में से r1 को घटाने पर। ठीक है, r1 को घटाने पर मान रखेंगे कितना हो जाएगा, x2 y कैप प्लस का y2 j कैप और प्लस का z2 k कैप। इसमें से घटाएंगे किसको, यहाँ पे 1 लिखना है, x1 i कैप प्लस का y1 j कैप प्लस का z1 k कैप। घटा देते हैं ये, तो यहाँ से सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, तो x2 i कैप प्लस का y2 j कैप प्लस का z2 k कैप माइनस ये हो जाएगा x1 i कैप। अब माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y1 j कैप माइनस का z1 k कैप। एक साथ लिख लेते हैं, ये i वाला ये i वाला, इसकी i कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस का x1 i कैप। उसके बाद प्लस यहाँ से y2 माइनस का y1 j कैप और यहाँ से कितना हो जाएगा, z2 माइनस का z1 k कैप। ये निकल आए इसकी दूरियों का अंतर। अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो वहां पर हम इन पॉइंट्स के मान रख करके इस वेक्टर को हम निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या आया है, वेक्टर r, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब निकल आता, जब इसके मान न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई होती। इसको हम बोलते हैं दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फार्मूला भी यही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला भी यही है। अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, जैसे कि लिखकर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो अभी फार्मूला निकाला, क्या निकालना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर निकला है वेक्टर r इक्वल टू x2 माइनस का x1 i कैप प्लस y2 माइनस का y1 j कैप प्लस z2 माइनस का z1 k कैप। ये निकला है दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला। लेकिन अगर हमें इसका निकालना हो मैग्नीट्यूड, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट करना हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो, तब हम उसके लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर r कितना हो जाएगा, रूट क्यों आया, अभी पीछे देखा था, बिल्कुल ये वाला फार्मूला, यहाँ पर ये रूट निकल के आ रहा था, तो ऐसे ही रूट आ रहा है, वहीं ये वाला जो बताया है ये यहीं से आया है, रूट यहीं से आया है। तो कितना हो जाएगा, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये होता है निकालने का फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर तो हमने बता दिया पूरा जो हमारा वेक्टर है निकाल सकते हैं, वही फार्मूला वहां पर भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। इसको हमने बताया था ना कि ये जो वेक्टर है हमारा वेक्टर r इक्वल टू x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब मान लो यहाँ पर कोई
हमें वेक्टर का मान दिया है, मान लो वेक्टर ए है, इसका मान मान लीजिए दिया है 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, ये है वैल्यू हमारे पास। अगर इसका हमें निकालना हो मैग्नीट्यूड तब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए मॉड, इसको मॉड बोलते हैं। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड आता है वो कुछ ना कुछ प्लस में ही आएगा, माइनस में तो हो नहीं सकता। तो ये मॉड क्या करता है, पूरी वाली वैल्यू अगर वो माइनस में आ रही तो उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और हल करते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 25 और 6 36, जोड़ेंगे कितना है, 6 5 11 6 17 3 1 4 2 6 1 7, ये रूट 70 जो कल बताया था ये आ रहा है। ठीक है, तो इतना तो हो गया हमारा वेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जोड़ते कैसे, जो पीछे हमने पढ़ा भी है, जो पीछे हमने पढ़ा है और इंटर का भी है, लेकिन हमारा मेन सिलेबस जो है कल परसों वाली क्लास से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिएगा, एक बार में नहीं समझ आता, दूसरी बार भी वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। सपोज माना दो वेक्टर वेक्टर ए तथा वेक्टर वी है। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, इनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको जोड़ा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इन दोनों को जोड़ने से एक हमें रिजल्टेंट भी तो प्राप्त होगा भाई। इन दोनों को जोड़ा, कुछ ना कुछ तो मान तो मिलेगा ना। अगर 2 और 3 को जोड़ते तो 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसे अगर ए प्लस बी को जोड़ते तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मान लेते हैं हम कितना मिलेगा, वेक्टर सी मिलेगा। कितना समझ में आया, वेक्टर सी मिलेगा, वेक्टर सी मिलेगा। तो ये तो हो गया इनके जोड़ने का तरीका, दो वेक्टर हैं, इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। नेक्स्ट एक का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी ज्यामितीय संरचना क्या बनेगी, ज्यामितीय संरचना कैसे इसमें हम एडजस्ट करेंगे इन दोनों वेक्टर्स को। तो सबसे पहले कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को हमने बना लिया, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए। अब क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर इसमें जोड़ना भी तो है, दूसरा वेक्टर जोड़ना भी तो सदिशों में ध्यान रखना, जोड़ते कैसे हैं, सदिशों में जोड़ते कैसे हैं। जो पहला सदिश होता है, जो पहला सदिश होता है उसके हेड से दूसरे सदिश जिसको जोड़ना है उसकी टेल को जोड़ देते हैं। पहला सदिश जिसका हेड है उसके हेड से दूसरे सदिश की टेल को जोड़ देते हैं। जैसे पहला सदिश हो गया वेक्टर ए, दूसरा सदिश वेक्टर बी है, तो इसको हम जोड़ेंगे इसकी हेड से। ठीक है, तो दूसरे सदिश ये वेक्टर बी, तो इस दूसरे सदिश की टेल को हमने इस पहले सदिश के हेड से जोड़ दिया। तो ऐसे जोड़ते हैं वेक्टर्स को। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा, एक परिणामी मिलेगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये वाला, इसको हम कहेंगे वेक्टर सी, इसको हम कहेंगे वेक्टर सी। तो ये क्या बता रहा है कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसको जोड़ा तो वेक्टर सी मिलेगा। और ध्यान क्या रखना है, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं। यानी इनका जो नियम क्या होता है सदिशों को जोड़ने का, पहले सदिश को दूसरे सदिश से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो पहले सदिश का रहेगा हेड और दूसरे सदिश का क्या रहेगा, टेल, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रिजल्टेंट मिल जाएगा वेक्टर सी। तो ये हो जाएगा हमारा सी। तो ये होती है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में करते क्या, एक ज्यामितीय संरचना बनाते हैं कि उनका तरीका क्या है जोड़ने का। तो वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़ा और इनको जोड़ने से क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट। ये हुआ हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट है एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट वेक्टर तो हमने पढ़ा है, ठीक है, ठीक उसी का है ये रूप। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म यानी घटकों का जो रूप होगा वो क्या होगा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए वेक्टर। तो हम मान लेते हैं, माना
वेक्टर ए जो है इसका वैल्यू है एक्स, सॉरी इसको जरा ऐसे, ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। जो पहला वाला हमारा वेक्टर ए है, इसकी तीनों एक्सिस से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ए बनेगा, कंपोनेंट फॉर्म इसकी। दूसरा जो वेक्टर बी है, जो वेक्टर बी है इसका हम मान लेंगे बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप, ये वाला वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब चूंकि इन दोनों को जोड़ने से हमें मिल क्या रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जब जोड़ते हैं तो एक रिजल्टेंट सी मिलता है, नहीं मिलता, रिजल्टेंट सी मिलता है, नहीं मिलता। तो वही अब मान लेते सी की भी तो कुछ वैल्यू होगी, नहीं होगी, सी की भी तो कुछ वैल्यू होगी, तो सी की वैल्यू मान लेते हैं वेक्टर सी के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, सी एक्स आई कैप प्लस का सी वाई जे कैप प्लस का सी जेड के कैप मिलेगा, मिलेगा दोस्तों। ये वेक्टर की हमने सबसे पहले क्या किए, पोजीशन वेक्टर को बना लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म एडिशन। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एडिशन। अब इसमें करना क्या है, ये वाला जो फार्मूला हमारा है इसमें मान रख देना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक है, अब मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, इसमें जोड़ना है बी वेक्टर को, तो बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप इक्वल टू किसके हो जाएगा, इस वेक्टर सी के बराबर, सी एक्स आई कैप प्लस का सी वाई जे कैप प्लस का सी जेड के कैप, इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करना, कॉमन ले लेते हैं, जो यूनिट वेक्टर जिसके सेम मिल रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर को कॉमन ले लेंगे, तो कितना होगा, यहाँ से ये मिलेगा, ये वाला एक, ये वाला मिलेगा, तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी एक्स बच जाएगा यूनिट वेक्टर आई को कॉमन लेने के बाद। ऐसे ही इधर क्या बचेगा, ए वाई प्लस का बी वाई जे वेक्टर को कॉमन लेने के बाद, प्लस इधर ए जेड प्लस का बी जेड बच जाएगा वेक्टर के कॉमन लेने के बाद। तो इधर हमारा क्या चल रहा है, सी एक्स आई कैप प्लस का सी वाई जे कैप प्लस का सी जेड के कैप प्लस का सी जेड के कैप। आप दोनों की क्या कर लेते हैं, तुलना करने पर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड की तुलना करने पर, जब दोनों साइड की तुलना करेंगे यानी आई कंपोनेंट जो आई यूनिट वेक्टर है इसकी करेंगे, तो इधर वाला ए एक्स प्लस बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सी एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर हो जाएगा सी एक्स के। ठीक है, दूसरा तो ए वाई प्लस का बी वाई ए किसके बराबर हो जाएगा, सी वाई के। तीसरा ए जेड प्लस का बी जेड ए किसके बराबर हो जाएगा, सी जेड के बराबर हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एडिशन। यानी सबसे पहले इसमें क्या करना है, कंपोनेंट तैयार करने, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके वेक्टर के क्या करने, पोजीशन वेक्टर, यानी जितने भी वेक्टर हमने लिए हैं, जितनों को जोड़ा है उनकी पोजीशन बताते हैं। सबसे पहले क्या, वो एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है, जेड एक्सिस से कितना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जो पहला वेक्टर ए माना है तो इसको मान लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस पर ए एक्स दूरी चला है, वाई एक्स पर ए वाई दूरी चला, जेड एक्स पर ए जेड दूरी चला। इसी प्रकार जो वेक्टर बी है उसको भी मान लेते हैं, एक्स पर बी एक्स और वाई पर बी वाई, जेड पर बी जेड। तो जो रिजल्टेंट प्राप्त हुआ हमें वेक्टर सी, जो रिजल्टेंट प्राप्त हुआ हमें वेक्टर सी, वो भी तो प्राप्त होगा सी एक्स, एक्स एक्सिस पर सी एक्स, वाई एक्सिस पर सी वाई और जेड एक्सिस पर सी जेड। दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, ए प्लस बी बराबर किससे होगा, सी के। दोनों के हम कॉमन लेने के बाद दोनों के यूनिट वेक्टर की करते हैं तुलना, दोनों के यूनिट वेक्टर की करते हैं तुलना, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, कंपोनेंट इसके प्राप्त हो जाएंगे। जो सी एक्स वाला है रिजल्टेंट, वो किसके बराबर है, ए एक्स बी एक्स के। यानी अगर ए एक्स बी एक्स को जोड़ते हो तो सी एक्स मिलेगा, ए वाई बी वाई को जोड़ते हो तो सी वाई मिलेगा, ए जेड बी और सी जेड को बी जेड को जोड़ते हो तो सी जेड मिलेगा। तो ये होते हैं इसके कंपोनेंट, यानी इसके घटक। एक्स एक्सिस पर कितना है, वाई एक्सिस पर कितना है, जेड एक्सिस पर कितना है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एडिशन।
ओके, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, क्या खासियत होती है इसमें। कोई काम करते हो उसकी क्वालिटी देखते हो ना, क्या फायदा है इसको करने से, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, क्रम विनिमय। फॉर एग्जाम्पल क्रम विनिमय, इसमें क्या होता है, अगर 2 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 में 2 को जोड़ दें तो क्या कुछ और मिलेगा, अगर 3 में कुछ और जोड़ दें तो कुछ और थोड़ी ना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर इन दोनों में हमने क्या किया, ये जो पहला वाला इसका क्रम था, इधर जो क्रम हुआ दोनों को कैसा कर दिया, चेंज कर दिया हमने। यानी हमने इसको क्रम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय, इंग्लिश में इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है कि अगर कोई 2 वेक्टर को जोड़ा जा रहा है, उनसे मिलने वाला तीसरा रिजल्टेंट, लेकिन जो 2 वेक्टर जोड़े जा रहे हैं उनको अगर हम क्रम उल्टा करते हैं, जोड़ने का क्रम, आगे का पीछे, पीछे का आगे, तो रिजल्टेंट हमें उतना ही प्राप्त होगा या नहीं, ठीक है। वो यहाँ पर देखना, तो 2 3 को जोड़ने पर भी 5 प्राप्त हो रहा, और 3 + 2 को भी जोड़ने पर 5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों में 5 बराबर है तो दोनों साइडें भी तो बराबर होंगी। ऐसे 2 में 3 जोड़ा तब भी 5 मिला, 3 में 2 जोड़ा 5 मिला, दोनों 5 5 बराबर आ रहे, तो इधर वाले भी तो बराबर होंगे। तो यह कहना चाह रहा है कि जो वेक्टर ए है इसमें अगर वेक्टर बी को जोड़ दें तो हमें एक वेक्टर सी मिलेगा रिजल्टेंट, और अगर इस वेक्टर ए में वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ देते हैं तब भी हमें यही मिलेगा वेक्टर सी, क्योंकि दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, सेम ही तो है, ठीक है। प्लस वाले में चेंज नहीं होगा, माइनस में चेंज होगा, क्योंकि जब प्लस में ही वैल्यू है तो उन्हें आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। जैसे 2 5 को जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं, साथ ही आना है, 5 या 2 को जोड़ दो तब भी साथ ही आना है। लेकिन अगर 2 - 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, -3 आएगा। लेकिन 5 - 2 करोगे तो कितना आएगा, +3 आएगा, तब तो डिफरेंस है भैया। तो इसीलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी यहाँ से, ये दोनों साइडें आपस में कैसी हैं, बराबर। तो जब इधर वाली साइड बराबर है तो ये वाली भी आपस में बराबर होंगी, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। ये होती है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट इसका बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले एक वेक्टर ये लिया हमने, ओके, एक वेक्टर ये लिया हमने, इसको वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इसमें जोड़ना है बी, इसको हमने जोड़ दिया भैया बी, इसका एक रिजल्टेंट प्राप्त हुआ वेक्टर सी, ठीक है। लेकिन अब कह रहे हैं कि वेक्टर बी को ए में जोड़ो, वेक्टर बी में क्या करना है, ये जोड़ना है, तो वेक्टर बी में ये जोड़ना है, ठीक है, ऐसे करके, ओके। तो इसमें वेक्टर को जोड़ना है, ये दूसरा तरीका है। ये पहला वाला पार्ट इतना हो गया हमारा, पहला वाला पार्ट इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा वाला पार्ट, जैसे यहीं पे अगर बताते हैं इसको जोड़ना है तो ऐसे ऐसे जोड़ दिया भैया, रिजल्टेंट मिल गया। लेकिन इसमें क्या करना है, ये वेक्टर बी है, इसमें वेक्टर ए जोड़ दिया तब भी हमें कितना मिलेगा, वेक्टर सी मिलेगा, ठीक है, वेक्टर सी मिलेगा। लेकिन अब क्या करना, इसमें तो ऐसे जोड़ेंगे और इधर रिजल्टेंट कितना प्राप्त हो जाए, ये हो गया बी, ये हो जाएगा वेक्टर ए, और इधर हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर ये वाला, यहाँ से रिजल्टेंट इसका सी प्राप्त हो जाएगा। ये अगर वेक्टर ए हो गया तो ये वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका कह रहा है अगर ये वेक्टर ये है, इसमें हमने बी को जोड़ा, रिजल्टेंट सी प्राप्त होगा। फिर क्या कह रहे हैं, बी में किसको जोड़ना, ए में जोड़ना। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका बोलता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ज्यामितीय संरचना में बनानी पड़ती है, क्या बनानी पड़ती है, ज्योमेट्रिक संरचना, ठीक है। चित्र साफ नहीं है तो मैं फिर से बना देता हूँ। क्या हुआ, सबसे पहले क्या करना, एक वेक्टर यहाँ से चलते हैं, ए प्लस बी, वेक्टर ये हो गया और इसमें एक जोड़ दिया वेक्टर बी, दोनों जोड़ने से रिजल्टेंट प्राप्त होगा वेक्टर सी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, एक वेक्टर बी प्लस ए को जोड़ना है, बी प्लस ए को जोड़ना है। तो मान लो
ये वेक्टर कोई बी है, इसमें ए को जोड़ देते हैं ऐसे, वेक्टर ए वेक्टर बी, तब भी तो ए मिलेगा सी। वेक्टर बी में हमने ए जोड़ा तो वेक्टर सी ही मिलेगा, और चाहे वेक्टर ए में बी जोड़ो तब भी सी मिलेगा। तो ये होती है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आगे देखेंगे, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरा गुण क्या है इसका, आगे लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब जब दो या दो मतलब दो से अधिक चीजें हो, दो से अधिक चीजें हो, उनके बीच क्रम की बात करेंगे तब। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 + 5 + 7। सबसे पहले हम 3 + 5 को जोड़ते हैं, उसके बाद 7 को जोड़ें तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, प्लस का 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हम क्या करते हैं 3 + 5 + 7, हम सबसे पहले 5 + 7 को जोड़ते हैं, 7 × 5 12 हो जाएगा, 12 फिर 3 को जोड़ते हैं 15 हो जाएगा। दोनों वैल्यू सेम आ रही नहीं यार, यानी इसमें क्या किया, जब 2 से अधिक वेक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं, जब 2 से अधिक वेक्टर उपलब्ध है, ये वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर समझें, सबसे पहले हम जोड़ेंगे वेक्टर ए प्लस बी को, ठीक है, इसमें फिर जोड़ेंगे वेक्टर सी को। माना ए प्लस बी को जोड़ने पर हमें वेक्टर प्राप्त होता है डी, ए प्लस बी को जोड़ने पर हमें वेक्टर प्राप्त होता है डी, डी में हम जोड़ेंगे वेक्टर सी को तो हमें मान लिया प्राप्त होगा वेक्टर ई। ठीक है, दूसरा तरीका भी यही है, दूसरा तरीका भी यही है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वेक्टर ए आ गया प्लस वेक्टर बी प्लस सी, ये है सबसे पहले वेक्टर ए, बी प्लस सी को जोड़ने पर, बी प्लस सी को जोड़ेंगे, बी प्लस सी को जोड़ने पर कोई अलग वेक्टर मिलेगा, लेकिन बी प्लस सी, लेकिन अब मान लो यहाँ पर वैल्यू तो दोनों की बराबर ही रहेंगी ना, क्योंकि हमने देखा ना 3 5 7 को जोड़ रहे हैं या 3 5 7 दोनों में ही वही कंडीशन आ रही, तो वही यहाँ पर इसको मान लो कि ई एफ मिल गया और दोनों को जोड़ने पर जी मिल गया वेक्टर। तो ये एक इनकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब सामूहिक रूप से जब जोड़ेंगे, दो पहले वाले दो को जोड़ेंगे उसके बाद उसमें तीसरा जोड़ेंगे, फिर किसके बराबर होगा, लास्ट वाले दो को सामूहिक रूप से जोड़ा उसमें फिर तीसरा फर्स्ट वाला वेक्टर जोड़ दिया, दोनों कंडीशन में क्या होगा मान बराबर मिलेगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्रम चेंज यहाँ पर हो रहा है लेकिन सामूहिक रूप से हो रहा है ये प्रॉपर्टी। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी इसकी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी, सबसे पहले दो वेक्टर ए प्लस बी को जोड़ा जा रहा है, ए प्लस बी को जोड़ा जा रहा है, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इसका रिजल्टेंट हमें एक मिल रहा है, रिजल्टेंट कितना मिल रहा है, वेक्टर हमने माना डी, ठीक है, रिजल्टेंट हमने माना डी। इसमें क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर सी को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर सी को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, वेक्टर सी को ऐसे जोड़ दिया हमने, ये वेक्टर सी हो गया, तो इससे हमें एक रिजल्टेंट ए वाला प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इससे हमें एक रिजल्टेंट ए वाला प्राप्त कितना हो जाएगा, ये वेक्टर ई प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी पहली वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन को हमने जोड़ा, ए और बी दोनों को जोड़ा, फिर उसमें एक तीसरा जोड़ा, रिजल्टेंट प्राप्त हुआ हमें वेक्टर ई। लास्ट वाली कंडीशन हमें क्या मिली है, लास्ट वाली सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए को नहीं जोड़ना, पहले किसको जोड़ना है, बी प्लस सी को जोड़ना है, पहले बी प्लस सी को जोड़ना है, पहले बी प्लस सी को जोड़ना। हमने मान लिया वेक्टर ए था, कोई दिक्कत नहीं, बी प्लस सी मान लो ये वेक्टर बी ही हो गया, ठीक है, इसमें एक सी को जोड़ दिया, बी प्लस सी, लेकिन ये वेक्टर पहले से मौजूद है, ठीक है, अभी दूसरा बना के दिखाएंगे। आप इसमें कह रहे हैं वेक्टर ये जोड़ दो, ये तो रिजल्टेंट इनका प्राप्त हो जाएगा, बीसी का कितना आया है, एफ आया, रिजल्टेंट इसमें ये जोड़ना है वेक्टर ए, रिजल्टेंट इसका कितना प्राप्त हो जाएगा, सॉरी जी है यहाँ पर,
रिजल्टेंट प्राप्त होगा वेक्टर जी। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन और बताते हैं, यहाँ से कह रहे हैं ए पहले से ही मौजूद है भैया, ये हो गया। फिर कह रहे हैं बी में जोड़ो पहले, बी ये वेक्टर बी हो गया, ये पहले से ही मौजूद, इसमें सी जोड़ो, सी को मान लीजिए हमने जोड़ दिया, वेक्टर सी हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट एक हमें प्राप्त हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट प्राप्त हो गया। कितना हुआ भाई एफ। उसके बाद ये वाले को जोड़ना है, तो इस वाले को जोड़ना है, तो कितना प्राप्त होगा, इस वाले को, तो इसका रिजल्टेंट एक वाला प्राप्त हुआ। इसका इन दोनों को जोड़ना ना, ए और एफ, इस ए को एफ में जोड़ना है, क्योंकि रिजल्टेंट तो हमें मिल गया बी प्लस सी का एफ। अब इसको जोड़ना, तो रिजल्टेंट यही वाला प्राप्त होगा। ठीक है, ये वाला प्राप्त होगा, तो कितना हो गया ये जी, इसको लिख देंगे जी। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू क्या है, सेम, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम है। तो ये होती है इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्यामितीय संरचना हम बोल देते हैं, ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय प्रारूप, ज्यामितीय संरचना कि ज्योमेट्रिकली इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये होती है इनकी ज्योमेट्रिकल संरचना, इंटरप्रिटेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे, एडिशन ऑफ 2 प्लस वेक्टर। इसका मतलब है कि जब 2 से अधिक वेक्टर मौजूद हों, जब 2 से अधिक वेक्टर उपलब्ध हो, जब 2 से अधिक वेक्टर होते हैं तब क्या करना होता है, जब 2 से अधिक वेक्टर होते हैं तब क्या करते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ई है, ये वेक्टर है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने का तो तरीका वही बताया, पहले सदिश का हेड, दूसरे सदिश का टेल, दोनों को जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर ये सदिश ए है मान लो, इसमें जोड़ना है बी, हमने बी जोड़ दिया भैया। फिर कह रहे हैं बी में कितना जोड़ना है, सी, बी में हमने सी जोड़ दिया। सी में कितना जोड़ना है, डी, डी में हमने सी में डी जोड़ दिया। डी में कितना जोड़ना है, ई, ये हमने ई जोड़ दिया। ठीक है, डी में ई जोड़ दिया। तो अब यहाँ से रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा, ये वाला जो बचा है यही तो रिजल्टेंट प्राप्त होगा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, जो भी यहाँ पे मान लो वेक्टर है, तो ये क्या है, परिणामी है, इसका परिणामी, ये रिजल्टेंट प्राप्त। तो 2 से अधिक वेक्टर उपलब्ध है तो इनको कैसे जोड़ना था, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, और जोड़ने का तरीका वही रहेगा, पहले सदिश का हेड, दूसरे सदिश का टेल, पहले सदिश का हेड, दूसरे सदिश का टेल, वैसे जोड़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। 2 वेक्टर को घटाते कैसे हैं। अगर हमारे पास माना 2 वेक्टर ए व बी हैं, कोई दो वेक्टर ए और बी है, दोनों को घटाना है, तो कैसे करेंगे। वेक्टर ए में से अगर वेक्टर बी को घटा रहे हैं तो एक रिजल्टेंट सी प्राप्त होगा भाई, एक रिजल्टेंट सी प्राप्त होगा। ठीक है, एक रिजल्टेंट सी प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहला 5 है, दूसरा 2 है, 5 में से 2 घटा रहे हैं तो 3 प्राप्त हुआ। ये 3 क्या है भाई, रिजल्टेंट ही तो, यही 3 क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, यही 3 क्या है, रिजल्टेंट है, यही 3 क्या है, रिजल्टेंट है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमने पढ़ाया है जो सदिश होते हैं, अगर वहां पे माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब क्या, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, माइनस का मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कंडीशन बन रही है ए माइनस बी इक्वल टू वेक्टर सी। अब यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसको अगर देखें ज्यामितीय इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, तो इसमें हम क्या करते हैं, लिखकर सबसे पहले वेक्टर ए है, सबसे पहले वेक्टर ए है। अगर वेक्टर सभी प्लस में होते हैं तो वो ऊपर के लिए जुड़ते हैं, वेक्टर अगर प्लस में होते हैं तो ऊपर के लिए जुड़ते हैं। लेकिन अगर कोई वेक्टर ना माइनस हो रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, अब वो ऊपर जाने की जगह कहाँ जुड़ेगा, नीचे के लिए आएगा। डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो जाएगा,
उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ऊपर जा रहा था अब नीचे आ जाएगा। तो वेक्टर ए, अब ए में से घटाना है बी, घटाना यानी बी माइनस का हो गया, बी माइनस, यहाँ पर माइनस क्या बताता है, माइनस डायरेक्शन को बताता है, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा, ये वाला रिजल्टेंट, ये होगा वेक्टर सी प्राप्त। ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गई, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गई। यानी कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस माइनस का वेक्टर बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पर ऐसे क्यों किया, क्योंकि अभी बोला ना जो वेक्टर्स होते हैं उसमें जो माइनस उनके साथ आता है वो माइनस उनकी डायरेक्शन को बताता है, ना कि उनके एग्जैक्ट वैल्यू के। वो वहां पर डायरेक्शन को डिफाइन करता है, डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो माइनस बी था, दरअसल में मान माइनस में ना होकर के क्या दिखा रहा था, ये डायरेक्शन को बता रहा था। लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू आती तो वहां पर वो अदिश राशि हो जाती, और अदिश राशि में माइनस का फर्क क्या होता है कि वो राशि ही माइनस में, वहां पे फिर दिशा से नहीं हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये -2 है, अब यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू ही दिखा रहा है माइनस की 2 है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से लेते हैं तब हमें ये क्या होगा, डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। ये होगी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी, ठीक है। अगर इसको समझाना चाहूँ मैं एग्जाम्पल से, मान लो ये वेक्टर ए है हमारे पास, इसका कुछ पोजीशन वेक्टर दिए हुए, मान लो 5 i कैप प्लस का 3 j कैप प्लस का 2 k कैप, और जो वेक्टर बी है इसका दिया है 6 i कैप प्लस का 4 j कैप प्लस का k कैप। ओके, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है, इनको घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है ऐसे। तब क्या करेंगे, लिखेंगे 5i प्लस का 3j प्लस का 2 के, घटाएंगे कितना 6i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का k कैप, ब्रैकेट खोलेंगे 5i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, तो माइनस का 6i कैप माइनस का 4j कैप प्लस, और माइनस का ही कितना हो जाएगा k कैप। माइनस क्यों हुआ भाई, क्योंकि बाहर क्या था ब्रैकेट के, माइनस, और माइनस तो इंजीनियर साहब हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, अच्छों को भगा देते हैं, प्लस तो दूर से ही निकल लेता है उनके सामने। तो क्या किया इसने, अंदर वाले जितने भी चिन्ह चेंज हुए, जितने भी चिन्ह थे अंदर सबको कर दिया इसने चेंज। ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, 5i में से 6i कम करेंगे तो माइनस का i बचेगा, 3j में 4j घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का j बचेगा, और 2k में से 1k घटाएंगे तो प्लस का k बचेगा। ये हो गया रिजल्टेंट, यानी वेक्टर सी जो मिल रहा है उसकी वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। तो ये होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी। प्रॉपर्टीज, पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, जैसे वहां पे पढ़ा था क्रम चेंज करते थे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता था, 5 2 को जोड़ा 7 आया, 2 5 को जोड़ा तब भी 7 आया, क्रम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ कहने का मतलब है अगर ए में से बी को घटाएं, ठीक है, तब हमें एक रिजल्टेंट सी मिलेगा, और अगर बी में से ए को घटाएं तब हमें एक रिजल्टेंट कुछ प्राप्त होगा। क्या हमें सी ही प्राप्त होगा या नहीं, तो इधर से हम समझ लेते हैं। हमारे पास 7 है, एक 5 है, 7 में से हम 5 घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अभी हमने माइनस का 5 लिया है, अब क्रम चेंज कर देते हैं, 5 में से 7 घटा रहे तब कितना आएगा भाई, -2 आएगा। अब ये बताइए क्या दोनों वैल्यू सेम है, सेम तो नहीं है, क्योंकि वो प्लस का है और ये माइनस का है। तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि जब वेक्टर्स को घटाते हैं तो वहां पर कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो नहीं करती है। वेक्टर्स के सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, और सिंपल सी बात है कि जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही तो एसोसिएटिव भी नहीं होगी, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये अब जो वैल्यू आ रही है ये सेम नहीं है। यहाँ से देखें, 5 में से 7 घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा, ठीक है, ये माइनस का आएगा प्लस का, तो ये बराबर नहीं। यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, कहने का मतलब है कि वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी
इज नॉट इक्वल टू वेक्टर v माइनस का वेक्टर a। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि अगर इन दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू कुछ आएगी प्लस वाली, और अगर इन दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू माइनस वाली आएगी। तो चूंकि एक प्लस में एक माइनस में आ रहा, दोनों बराबर तो है ही नहीं, और जब बराबर नहीं है इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो ये हो गया। अब एसोसिएटिव, अब चूंकि यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होगी, भी फॉलो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वेक्टर्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उससे पहले कार्टेशियन सिस्टम भी देखा हमने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी देखा, पोजीशन वेक्टर भी देखा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फार्मूला भी हमने देखा। ठीक है, तो आप रिवाइज जरूर करते रहिएगा, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डाउट सेशन अलग से लेंगे, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है। ठीक है, तो आज तो काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा लंबी क्लास होने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट कल का जो टॉपिक रहेगा, उसमें हम बात करें, कल तो संडे, कल छुट्टी रहेगी, सोमवार को, मंडे को बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी जब हम वेक्टर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो उनका फिजिकली महत्व क्या होता है, क्या इम्प्लीमेंट होता है उनका, क्या इन्वॉल्वमेंट होता है उनका, कहाँ हम यूज करते हैं इसको, वो सब हम बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी इनको घटाने या जोड़ने से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बन सकता है, वेक्टर्स मिल सकते हैं, फोर्स मिल सकता है, एक्सीलरेशन मिल सकता है, इत्यादि क्वांटिटीज हमें मिल सकती हैं। तो ये होता है इनका सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्व होता है इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस। इससे विस्थापन प्राप्त हो सकता है, विस्थापन इसी प्रकार से बना, F इक्वल टू एम वेक्टर एम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कल बात करेंगे इस लेक्चर में, अच्छे से समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे फिजिकली सिग्निफिकेंस होते हैं वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। ठीक है, वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक जितना अभी पढ़ा है, जब छुट्टी कभी भी पड़ती है तो आप पीछे जो भी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए उस छुट्टी में, यानी अपना जो वीकेंड है उसको यूज कीजिए। ठीक है, सदुपयोग कीजिए, अभी से तैयारी करते रहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, और इससे आगे जो मंडे को लेक्चर होगा, तो मंडे को इससे आगे की कहानी यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन। तो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।